हेलो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बात की थी दर्पण सूत्र की। किसकी बात की थी? दर्पण सूत्र की बात की थी। आवर्धन क्षमता की बात की थी कि किसी भी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र में आपको बताया। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको बताया मैंने। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र मैंने आपको सिद्ध करवाया था। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र सिद्ध करवाया था 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। ये आपका होता है दर्पण सूत्र। उसके बाद मैंने दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता निकाली थी, मैग्निफिकेशन पावर निकाली थी कि दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है गोलीय दर्पण की। समझ में आई बात? तो मैंने दर्पण की आवर्धन क्षमता के आपको कई फॉर्मूला दिखाए। आवर्धन क्षमता को m से व्यक्त किया था -h2/h1। एक फॉर्मूला इसका ये था। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। समझ में आई बात? इसके बाद एक फॉर्मूला आपका ये भी था, m बराबर में -b/u। ये भी एक आवर्धन क्षमता का ही फॉर्मूला था। कई मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे आवर्धन क्षमता के, आपको सभी फॉर्मूला याद करने हैं। समझ में नहीं बात? क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था और मैंने देखो एक फॉर्मूला लिखाया था। ये लिखा था m बराबर में v माइनस में f, और ये किसमें दे रखा है? माइनस। किसमें दे रखा है? ये माइनस में दे रखा है। यदि आपको आवर्धन क्षमता दी हुई हो और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो, फोकस दूरी दे रखी हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है। और यदि आपको बिंब की दूरी दे रखी है, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा m बराबर में f/u माइनस में f। समझ में आई बात? ये माइनस। तो मैंने ये आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि आपको ये याद करने हैं, सबको क्वेश्चन करना है। तो हम आज क्वेश्चनों की बात करते हैं। कुछ और क्वेश्चन एग्जाम्पल है किताब के ऊपर कराते हैं, जिससे कि आपको चिन्ह लगाने में, दर्पण के चिन्ह लगाने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। समझ में आई बात? तो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका। एग्जाम्पल नंबर है 11.3। हाँ, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर है 11.3। इसको देखो, एग्जाम्पल नंबर 11.3 क्या कह रहा है? ये एग्जाम्पल है आपका और ये कह रहा है कि एक अवतल देखो क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब 100 से दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 98 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी दूरी ज्ञात करनी है, बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है, तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पूछा है कि वस्तु दर्पण से, बिंब मतलब वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर
रखी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देखेंगे कि दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है आपके पास तो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज दे रखी है, अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। मतलब जो बिंब रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, 100 सेंटीमीटर दूरी पर। और प्रतिबिंब की दूरी होती है v, बराबर में दे रखा है 100 सेंटीमीटर। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो, दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 98 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 98 सेंटीमीटर दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। दर्पण अवतल है तो भैया अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, फोकस दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी होती है u, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से पहले आप बताओ चिन्ह लगा लें, पहले आप प्रत्येक चिन्ह लगा लें दर्पण को देखकर। तो दर्पण सूत्र लगाया 1 में f बराबर 1 में u प्लस में 1 में v, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ इसका मान लेते हैं 1 में माइनस में 98, 1 में माइनस में 98 बराबर 1 में u ज्ञात करना है। और देखो ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा प्लस की जगह तो 1 में 100। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 1/u को एक साइड छोड़ो तो 1/u एक साइड छोड़ दिया, इसको मैं इधर लाया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 में माइनस के, यहाँ लिखता हूँ ये माइनस के हैं ऑलरेडी, ठीक है, माइनस के 1 में 98 और प्लस के हो गए 1 में 100। अब यहाँ लघुत्तम देखेंगे तो क्या आएगा, 9800 लघुत्तम आया, कितना आएगा, 9800 लघुत्तम आएगा। तो 1 में u बराबर में लघुत्तम आ गया 9800, ठीक है। इसका भाग दिया तो कितनी बार आ गया इसमें, 100 बार। तो माइनस के क्या आ जाएगा 100 और इसका भाग इसमें दिया कितना बार गया 98, प्लस में कितना आ जाएगा 98, ठीक। कितने बचेंगे, माइनस के 2 बच जाएंगे। तो 1 में u बराबर में माइनस के 2 में 98। समझ में आई नहीं आई, समझ में आई बात। तो ये आपके पास बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटाओ देखो, तो देखो u का मान निकाल लेते हैं तो u बराबर में कितना आ जाएगा, उल्टा करूंगे 98 100 में 2 किसके, माइनस के। तो आपके पास आपका आंसर क्या आ जाएगा, भाग देंगे 4, इसमें देंगे 9, तो आपके पास u बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस के 49 सेंटीमीटर, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो जो वस्तु है आपकी वो कहाँ रखी हुई है, 4900 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस का है, माइनस को किसमें करता है, अवतल दर्पण करता है। समझ में नहीं बात। और प्रतिबिंब की दूरी किसमें है, माइनस में है। समझ में, फोकस दूरी किसमें है, माइनस में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका 11.3। अगला एग्जांपल देखो, वो एग्जांपल देखो ना, हाँ, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखें एक पिन का प्रतिबिंब। एग्जांपल है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर रखे पिन का प्रतिबिंब
पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। याद करनी है फोकस दूरी, क्या याद करनी है? फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, दर्पण देखेंगे, दर्पण कौन सा है। दर्पण देखो, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। कौन कौन सी चीजें रखी है? पिन कितनी दूरी पर रखी हुई है? 20 सेंटीमीटर। पिन क्या है? बिंब है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 40 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो देखो बिंब की दूरी दे रखी है u बराबर में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब दे रखा है v बराबर में 40 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। चिन्ह लगा लेते हैं एक बार। अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए u क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया। प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होती है? माइनस होती है। फोकस दूरी हमको निकालनी है, निकाल देंगे। 1/f बराबर में 1/u प्लस 1/v मान रख देंगे यहाँ। तो देखो यहाँ कर देता हूँ 1/f बराबर में 1/-20, ठीक है, -1/40। समझ में आई बात? इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 1/f बराबर में कितनी बार गया? 2 बार गया, -2, एक बार गया, -1 बटे में 40। और यहाँ 1/f बराबर में आ जाएगा -3 बटे में 40। तो f बराबर में आ जाएगा 40 बटे में 3। और किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। इस प्रकार देखो फोकस दूरी भी किस में आई है? माइनस में आई है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती भी किस में है? माइनस में होती है। समझ में आई बात? ठीक है, बता रही खाली नहीं करा कुछ छोड़े आगे टॉपिक करा। ठीक है, आगे वहां मेरा आगे टॉपिक एग्जाम्पल कर ले सब किताब के पीछे क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में। हाँ, तो देखो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन पढ़ लिया हमने। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन वन होता है परावर्तन और रिफ्लेक्शन वन होता है अपवर्तन। देखो अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, दो भिन्न भिन्न माध्यम दे रखे हैं, एक रियल है, एक डेंसर है, मतलब एक विरल है और एक सघन है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास ये दो माध्यम हैं, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। अब हमको ये नहीं पता कौन सा विरल कौन सा सघन है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कोई प्रकाश की किरण आई, जैसे ही आपतित होगी पृथककारी पृष्ठ को वहां अविलंब खींच लेंगे, ये इसका हुआ अविलंब। तो या तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी या झुकेगी नहीं, तो अविलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी। कहने का मतलब ये अपने जो प्रारंभिक पथ था उस पे ना जाकर अविलंब से हटेगी या पास आएगी, मतलब मूल मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें होता क्या है, मेनली इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस प्रकाश का कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा परावर्तित भी होता है। क्या होता है? परावर्तित भी होता है, लेकिन उसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने केवल अपवर्तन पढ़ना है, परावर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा तो परावर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं कि संपूर्ण आपने किसी भी पृष्ठ पर जितनी लाइट डाली संपूर्ण परावर्तित हो गई, नहीं, कुछ का क्या होगा?
अपवर्तन भी होगा, कुछ क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं परावर्तन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, आपको किताब में मिल जाएगा। कुछ लाइट अवशोषित कर ली जाती है, कुछ परावर्तित हो जाती है और कुछ अपवर्तित होती है। तो मैं केवल यहाँ अपवर्तन की ही बात करूँ, समझ में नहीं बात। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, एक माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण है प्रकाश की, लाइट की जो वेलोसिटी है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, सबसे ज्यादा होता है विरल माध्यम में, वायु में होता है, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे कोई माध्यम सघन आएगा तो उसकी चाल घट जाएगी, चाल घटेगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी, और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी तो वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, समझ में नहीं बात, वो डिपेंड करता है माध्यम पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपवर्तन की घटना किस पे निर्भर करती है, तो अपवर्तन की घटना 2 चीजों पे निर्भर करती है। एक तो माध्यम पे निर्भर करती है कि माध्यम कैसा है, दूसरी बात तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करती है, समझ में नहीं बात। लेकिन अपवर्तन की घटना में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आवृत्ति तीव्रता बदलती है, क्या बदलती हो, तीव्रता बदलती। लेकिन परावर्तन घटना में आपको बताया था, परावर्तन की घटना में ना तो तरंग दैर्घ्य बदलती है, ना आवृत्ति बदलती है, ना वेग बदलता है। कौन बदलती है, तीव्रता। तीव्रता मतलब ऊर्जा की मात्रा बदल जाती है, समझ में आया। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा बदल जाती है। तो यहाँ मैंने बताया कि तरंग दैर्घ्य बदलेगी लेकिन ऊर्जा की मात्रा नहीं बदलेगी। तो मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ इसका। अपने पास ये 2 माध्यम है और ये माध्यम मैंने दे दिया फर्स्ट, और ये रेयर माध्यम है, मतलब विरल माध्यम है, विरल मीडियम। ये डेंसर है, सेकंड माध्यम है डेंसर। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण मैंने आपतित की, ये मैंने इसका अविलंब, तल के लंबवत होता है अविलंब, अविलंब को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो इसे ए डैश से भी व्यक्त कर दिया, तो ये सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये इसकी हुई आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये हुई अपवर्तित किरण, अपवर्तित। ये 2 प्रकार की किरणें होंगी। आपको पता है आपतित किरण हमेशा अवलंब के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, और ये आपतन कोण ले लिया मैंने, आई इंसिडेंट एंगल ले लिया। ठीक है, परावर्तित किरण भी कोई ना कोई कोण बनाएगी। ठीक है, और ये ले लिया मैंने आर से व्यक्त करते हैं। वहां पे मैंने इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोला था, यहाँ क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे। अपवर्तन कोण है, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण हुआ, ये अपवर्तन कोण। अच्छा, यहाँ देखने की बात ये है कि जब सघन विरल से सघन में जा रही है तो अवलंब की ओर झुक रही है, कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य घट रही है, और तरंग दैर्घ्य घट रही है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यदि यहाँ एंगल की बात करें तो यदि सघन से विरल से सघन में जा रही है, यदि विरल से कहाँ जा रही है, विरल टू सघन जा रहा है अपवर्तन, तो ठीक है कहाँ झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो कौन सा कोण बड़ा होगा, तो कोण आई ग्रेटर देन होगा कोण आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आपको स्लैब द्वारा अपवर्तन पढ़ाएंगे तो पता चलेगा इसमें। ठीक है, कोण आई ग्रेटर देन होगा कोण आर। और यदि जा रही है कहां से, यदि सघन से विरल में जा रही है, सघन माध्यम है और जा रही है विरल माध्यम में जा रही है, तो कोण आर ग्रेटर देन होगा कोण आई से। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम को कैसे बनेगा, ये आपका सघन माध्यम हुआ, ये आपका विरल माध्यम हुआ, और ऐसे गई। ठीक है, और यहाँ मैंने अविलंब खींच दिया। ठीक है, और ये ऐसे अविलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतन कोण हुआ, और ये कौन सा कोण हुआ, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण आर बड़ा होगा, और कोण आई क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, एक बात और है कि जब प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार से अपवर्तन होगा। विरल से सघन में जा रही तो अवलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, और सघन से विरल में जा रही तो अवलंब से दूर हटेगी। और इसका कारण भी पूछा जाए तो कारण क्या है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए ये अपवर्तन की घटना होती है।
अच्छा, अगर अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। नियम क्या है कि एक तो सेम नियम है जो परावर्तन का होता है, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक तल में होते हैं। जो सेम नियम है परावर्तन में भी ऐसा होता है और अपवर्तन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो डिफरेंट नियम है वो क्या है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए जो आपने प्रकाश डाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपने प्रकाश डाला है, ये जो प्रकाश आ रहा है ये एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का होना चाहिए। अगर अलग अलग तरंगदैर्घ्य से प्रकाश डाला तो अपवर्तन की घटना कुछ डिफरेंट होगी। समझ में नहीं बात, कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी। तो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य यदि आप प्रकाश डाल रहे हैं तो इस एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए आपतन कोण की जांच, आपतन कोण की जांच का मतलब होता है साइन थीटा। तो आपतन कोण की जांच क्या हुई, साइन आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की जांच, अपवर्तन कोण क्या है, आर, अपवर्तन कोण की जांच साइन आर का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, स्नेल का नियम कहते हैं इसे, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार स्पेशली पूछा जाता है, स्नेल के नियम के अनुसार किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जांच साइन आई, अपवर्तन कोण की जांच साइन आर का अनुपात नियत बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट होता क्या है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं कि वो कांस्टेंट है क्या। इस कांस्टेंट को आपको मैंने अभी बताया, इसको हटा देता हूं। अपवर्तन की घटना में आपको दो नियम बताए, आपतित किरण, परावर्तित, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक तल में होंगे। तो दूसरा नियम होता है वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर में क्या है, नियत है। और ये जो नियत मान है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक। अब बात आती है कि अपवर्तनांक है क्या। अपवर्तनांक एक माध्यम का गुण है जो ये बताता है कि माध्यम सघन है या विरल है। समझ में नहीं बात, अपवर्तनांक एक ऐसी विमाहीन मात्रकहीन राशि है जो ये बताएगी कि माध्यम सघन है या माध्यम क्या है, विरल है। साइन आई बटे साइन आर बराबर में कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट जो है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक मैंने बताया किसी भी माध्यम का गुण है जो ये बताता है कि माध्यम सघन है या विरल है, मात्रहीन होता है, विमाहीन होता है। मान लिया कि आपका जो अपवर्तन हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है और माध्यम फर्स्ट मैंने ये ले लिया और यहाँ आपका अपवर्तन हुआ, ये अपवर्तन हुआ, ये मैंने अविलंब खींचा, इस प्रकार से अपवर्तन हुआ, ठीक है। ये अविलंब की ओर झुका देता हूँ थोड़ा सघन माध्यम के लिए, तो ये मैंने अविलंब की ओर झुका दी, ये कोण आई बन गया ये, ठीक है, और ये कोण बन गया आ। आपका अपवर्तनांक विरल माध्यम से, ये हुआ विरल माध्यम और ये हुआ सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम का मैंने अपवर्तनांक मान लिया n1, ठीक है, और इसका मान लिया n2। तो ये जो कांस्टेंट है ये है क्या, इसका मान कैसे निकालें। ये जो कांस्टेंट है ये है अपवर्तनांक दो, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिख सकता हूं साइन आई, लिखने का तरीका देखें, साइन आई। एक बात ध्यान रखें, जिसके सापेक्ष पूछा है उसे तो हमेशा नीचे लिखते हैं और जिसका मान पूछा है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रहे इसके। तो मैं बता रहा हूँ कि जो कांस्टेंट है ये है क्या चीज है, ये है कि जब प्रकाश, ये जब कब लागू हो, जब विरल से सघन में जा रही है, या माध्यम फर्स्ट दे रखा है, माध्यम सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो माध्यम फर्स्ट का मैंने अपवर्तनांक मान रखा है, अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं और म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो मैंने n दिया है, n1 इसका है, n2 इसका है। तो ये कांस्टेंट का मान निकाला जाए तो कांस्टेंट का मान होता है माध्यम सेकंड के सापेक्ष, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष, माध्यम सेकंड के सापेक्ष, जो भी आप निकाला चाहो, माध्यम बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं n2 1। इसका मतलब क्या है, हमारी प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। कई तो ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो आपको ऐसे ही बुक में लिखना मिल जाएगा n, ठीक है, 1 2 ऐसे ही लिखा मिलेगा,
इसका मतलब क्या है, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। लेकिन मैं हमेशा यहाँ ऐसे लिखूंगा, माध्यम के पीछे वाले के सापेक्ष आगे वाले का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ n21 माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। ये इस कांस्टेंट का मान निकल के आता है जब आपके पास दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक दे रखे हों। तो अगर कई कंडीशन ऐसी आती हैं कि ये नहीं दे रखे हों तो कैसे निकालें अपवर्तनांक का मान, तो उसका निकालने का तरीका मैं बात बताऊंगा अभी। इसको यहाँ देखो, तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन आई बटे में साइन आर। मैंने आपको बताया अभी कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे नीचे लिखो और जिसका निकालेंगे उसे कहाँ लिखो, ऊपर। तो हम एक के सापेक्ष निकाल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं, दो का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ n2 बटे में n1। कोई समस्या है? माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन में आप ध्यान रखो एक बार, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें, कि जिसके सापेक्ष निकालें उसे नीचे लिखना और जिसका निकालें उसे कहाँ लिखें, ऊपर। कई क्वेश्चन देगा कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, जल से कांच में प्रवेश कर रही है, तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक याद करो। तो आप वो वहाँ क्वेश्चन में कराऊंगा जब बताऊंगा, तो ध्यान रखने की बात यह है कि जिसका निकाल रहे हैं उसे ऊपर लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालें उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। समझ में आई बात? अच्छा, एक बात अगर पूछेगी अपवर्तनांक की परिभाषा बताओ, तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है? अपवर्तनांक है जो माध्यम का ऐसा गुण है और निरपेक्ष गुण होता है। कैसा गुण होता है? निरपेक्ष गुण होता है, जो ये बताता है कि माध्यम सघन है या विरल है। अब एक बात है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा पूछ जाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये पूछ जाती है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, कौन से, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष माध्यम कहलाएगा। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप एक बार सुन लें अपवर्तन के बारे में, दोबारा बता देता हूँ। अपवर्तन है क्या? अपवर्तन प्रकाश की एक घटना है। कैसे होगी? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। यदि विरल माध्यम से सघन में हो रहा है तो अपवर्तित किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है तो अपवर्तित किरण दूर हट जाएगी, किसे, अविलंब से। समझ में आई बात? दो नियम होते हैं अपवर्तन के। अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक तरह में होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, आपतन कोण की जा, एक निश्चित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा परावर्तन अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, और ये नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, और ये कांस्टेंट है। इसका मान कैसे निकालते हैं? इसका मतलब है कि माध्यम सेकंड के सापेक्ष, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तन। माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है उसके सापेक्ष फर्स्ट से जा रही है सेकंड में, तो माध्यम एक के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक, और इसे लिखेंगे हम n21, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। समझ में आई बात? इसे n2 अपॉन में n1 लिख सकते हैं। यदि इसका विपरीत किया जाए, तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ कि मतलब हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो मैं स्नेल का नियम कैसे लिखूंगा? स्नेल का नियम कैसे लिखूंगा? यदि इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, अब ये था n21, जब 1 से 2 में जा रही प्रकाश किरण। ठीक है, यदि 2 से 1 में आ रही है तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन में μ12, 1 अपॉन में क्या लिखूंगा, μ12 या n12, n लिख सकते हैं n12। कैसे आया है? यदि उल्टी जा रही है तो मतलब क्या आएगा? मतलब यहाँ आएगा साइन आई बटे में साइन आर, और यहाँ आएगा n1 बटे में n2, ये आएगा। और n1 को इसके नीचे ले जाओ तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ साइन आई बटे में साइन आर, 1 बटे में n2 बटे में n1। बात तो वही है। और इसके लिए क्या लिख दिया मैंने? ऐसे लिख दिया, ये 2 बन गया, 2 1। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 1 लिख दिया। समझ में? तो उल्टा लिखें तो ऐसे आएगा, कोई समस्या? ठीक है, यदि उल्टी मतलब सेकंड से फर्स्ट में आ रही है प्रकाश किरण, तो आपको दोनों पता चल गया होगा कि यदि फर्स्ट से सेकंड में जाती है तो ये होता है स्नेल का नियम, और यदि
सेकंड से फर्स्ट माध्यम में आती है प्रकाश किरण तो माध्यम आपको देगा, चित्र बना के देगा। मैं चित्र के क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तुम सोच रहे हैं माध्यम कैसे पता चलेगा हमको कि फर्स्ट माध्यम है सेकंड माध्यम, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं फर्स्ट माध्यम सेकंड माध्यम ऐसा, लेकिन वो चित्र बना के देते तो दिक्कत है। क्वेश्चन है चित्र का, वहां आपको पता चलेगा कि चित्र का क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको पता होना चाहिए कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समझ में नहीं बात? ठीक है। अच्छा, अपवर्तनांक की परिभाषा ये को बताऊं, अपवर्तनांक परिभाषा अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है n बराबर में c अपॉन में v। प्रकाश का निर्वात में वेग एवं प्रकाश का माध्यम में वेग का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। दोनों वेग हैं, मात्रा कटी जाएंगे, विमाहीन क्या होगा और क्या होगा? विमाहीन और मात्रा की राशि होगी। तो ये होता है, ये माध्यम में वेग माना है मैंने, ये किसमें माना है? निर्वात में वेग माना है। समझ में आई बात? ठीक है। आगे यदि मैं संबंध बनाना चाहूँ, इसमें तरंग दैर्घ्य वगैरह में संबंध बनाना चाहूँ तो मैं संबंध बना सकता हूँ। देखो एक संबंध न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इस पे, तो मैं संबंध बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? देखो, मान लिया कि एक माध्यम है, ठीक है, और उसमें प्रकाश का वेग है, माध्यम फर्स्ट है, एक मिनट, माध्यम फर्स्ट है, इसका अपवर्तनांक है n1, ठीक है, और इसमें प्रकाश का वेग है v1। समझ में हुआ? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? n1 बराबर में c अपॉन में v1, ठीक है। और ये माध्यम सेकंड है और इसमें इसका अपवर्तनांक है n2 और वेग है प्रकाश का v2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? n2 बराबर में c अपॉन में v2, ये बनेगा, ठीक है। अब मैं इनका अनुपात निकाल लेता हूं, तो देखो n1 अनुपात n2 निकाल, ठीक है। तो n1 क्या है? c अपॉन में v1 n2 में ऊपर चल जाएगा v2 अपॉन में c, तो ये कट जाएगा। तो ये आपको बहुत याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आ जाए तो v2 अपॉन में v1। समझ में नहीं बात? ठीक है। अच्छा एक बात है, वेग है वो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। वेग किस समानुपाती होता है? तरंग दैर्घ्य। ये तो पढ़ा तुमने पिछले पाठ में, ये पढ़ाया तुमने c बराबर में न्यू नॉट लैम्डा नॉट, ये पढ़ाया नहीं? ठीक है, c निकाल लिया। तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, कोई संबंध बना लेते पूरा, तो यहाँ λ2 बटे में λ1। तो आपको इस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको ये निकालो, वो निकालो, भी दूसरे माध्यम का निकालो, अपवर्तनांक का मान निकालो, तरंग दैर्घ्य वगैरह जो भी। अगर आवृत्ति की बात करूं, ठीक है, यदि आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति इसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपात होती है। आवृत्ति क्या होती है? व्युत्क्रमानुपात होती है। तो आवृत्ति के लिए भी उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आवृत्ति मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो बदलती है, आवृत्ति भी बदलती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन तीव्रता अगर पूछे आई पूछे तो जितनी आई इस अपवर्तनांक में मान होगा आई का, उतना ही किसमें होगा? इस अपवर्तनांक में होगा, क्योंकि तीव्रता इसमें नहीं बदलती है। मेन क्वेश्चन ये कई बार दे रखा है कि माध्यम एक में प्रकाश की तीव्रता इतनी है, माध्यम फिर उसका अपवर्तन हो जाता है, तो माध्यम दूसरे में प्रकाश की तीव्रता उतनी रहेगी जितनी पहले से है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हुई प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुई इसमें। अच्छा, कई माध्यम दे रखे हों तो कैसे बनाएंगे? यदि कई माध्यम दे रखे हों, 1 2 3 4 जितने माध्यम दे रखे हों, ठीक है, जैसे कि ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा है, माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड है, ठीक है, और एक माध्यम थर्ड, 3 माध्यम, ठीक है। इसका मतलब अपवर्तनांक इसके सापेक्ष में ज्ञात करो, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो कितना होगा? n, ठीक है, और ये हो कितना? 2 1, ठीक है। इसके सापेक्ष इसका ज्ञात करो तुम्हें, n 3 1 2, 3 2 के सापेक्ष 3 का। और यदि मैं इसकी बात करूं, मैं 1 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक ज्ञात करूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? n 3 1। समझ में आई बात? ठीक है। मैं आपको यहाँ अभी भी ये चीज बता रहा हूं कि n1 2 उल्टा होता है n2 1, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं,
ठीक है, समझ में आई बात? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा n12 n2 में n21 बराबर में 1। तो कितने भी माध्यम यदि दे दिए जाएं तो उनका सबका गुणा क्या होगा? 1। समझ में बात? आप कितने भी माध्यम दे दी जाए और उनके एक दूसरे के सापेक्ष पूछे तो उन सबका गुणा क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं आपको ये बता चुका हूं n12 बराबर में होता है n1 बटे में n2। इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है, तो नीचे ले आया तो n12 बराबर 1 अपॉन में n2 बटे में n1। तो इसकी जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? n21, ठीक है। इसका बदला कर लेंगे जैसे हमने यहाँ किया है। तो ये तो जितने भी माध्यम आ जाए सभी माध्यमों को देखा जाए तो उनका गुणनफल कितना होगा? 1 होगा, एक दूसरे के सापेक्ष बात करेंगे, ठीक है। अब ये तो हुई अपवर्तन की घटना। अब अपवर्तन के बाद में आते हैं इसके अनुप्रयोग आते हैं कि अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं रियल लाइफ में। तो पहली तो आपको बता ही दिया मैंने, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पर आधारित है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, आग जल रही है, आग की दूसरी ओर जो वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना अपवर्तन पर आधारित है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो विभिन्न परतों से गुजरता है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये भी, और प्रत्येक परत का घनत्व अलग होता है। और जब घनत्व बदलेगा तो माध्यम सघन विरल बनेगा, ये जाने तो समझना, ठीक है। मतलब अपवर्तनांक बदलेगा, क्या बदलेगा? अपवर्तनांक बदलेगा, ठीक है। घनत्व क्या बताता है? सघन माध्यम, विरल माध्यम बताता है। यदि घनत्व ज्यादा है तो माध्यम सघन है, घनत्व कम है तो माध्यम विरल है। तो जब सूर्य का प्रकाश बहुत सारी परतों से गुजरता हुआ पृथ्वी सतह तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसका बार बार अपवर्तन होता है, ठीक है। तो जब बार बार अपवर्तन होता है तो वो जो प्रकाश हमारी आंखों के रेटिना में आता है उसका पृथ्वी में एक स्थायी जगह ना बनकर अलग अलग जगह बनता रहता है, समझ लो। इसलिए वो हमको तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा यदि देखा जाए तो बड़े कोई ग्रह है उसमें नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मतलब चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा के साथ तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दूरी का भी फर्क पड़ता है। कैसा फर्क पड़ता है? दूरी का फर्क। तारे अधिक दूरी पर हैं, किसकी वजह है? चंद्रमा की वजह, उनका अपवर्तन ज्यादा हो रहा है, समझ में बात, ठीक है। और उसका अपवर्तन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसका अपवर्तन का प्रभाव, बड़ी कोई वस्तु है उसके अपवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है आंखों पे, क्योंकि ज्यादा दूरी पे वस्तु है उसका अपवर्तन प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो ये। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है, और या फिर बाल्टी का जो पेंदा है ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। और एग्जाम्पल बताऊं, बहुत ही शानदार जो एग्जाम्पल है ये, वो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। समझ बात? ये पूछ नहीं जाते, वैसे पूछा जाएगा वो बता दूंगा, स्लैब द्वारा अपवर्तन पूछा जाएगा, पार्ट में इसका पूछा जाता है, वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। देखिए तो पहले यहाँ देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी हुई, ये तो 10th क्लास में पढ़ा हो तुम, हैं ना? पढ़ो, 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, ये पृथ्वी हुई, ठीक है, ये पृथ्वी है। और यहाँ कोई प्रेक्षक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है, पृथ्वी क्षैतिज से नीचे होता है, यहाँ से आएगा, क्षैतिज से, क्षैतिज है उससे ऊपर ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ है आपका, ठीक है। और मैं इसको सही कर देता हूँ, तो ऐसे क्षैतिज बना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, पृथ्वी का क्षैतिज ये दो, यहाँ सूर्य है, ठीक है। तो जो सूर्य से प्रकाश किरणें आएंगी, अच्छा हुआ क्या कि जो पृथ्वी सतह है वहां पर गैसें ज्यादा होती हैं कंपेयर टू पृथ्वी की ऊंचाई, सही है। सबसे ज्यादा गैसें कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभमंडल। तो जहां गैसें ज्यादा होंगी वहां घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा, समझ में आई बात? तो जैसे ही सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं तो वो जो प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि अवलंब क्यों झुक रही है, क्यों मुड़ रही है, क्योंकि पता चल नहीं सकता है। 3D में अगर डायग्राम बना के देखें तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको मानना ही होगा कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो सघन विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं तो ये अवलंब की ओर झुकेंगी,
समझ में बात। और अवलंब की ओर झुकेंगी तो अवलंब को कुछ इस प्रकार से यहाँ अवलंब बनाया जाए, ठीक है, अवलंब यहाँ खींचा जाए, फिर ये आई तो यहाँ कुछ इस प्रकार से अवलंब खींचेंगे ऐसे डॉट, तो ये अपवर्तन के बाद ऐसे झुकेगी, अवलंब झुकेगी नहीं झुकेगी, तो मैं इसको जब झुकेगी तो मैं इसको डॉट 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 करके पीछे कर दूंगा, समझ में। जब डॉट डॉट करके पीछे कर दूंगा तो ये जो सूर्य है कुछ इस स्थिति में दिखाई देगा, ये इसकी वास्तविक हुई और ये इसकी काल्पनिक हुई, समझ में, ठीक है। और लग नहीं रहा होगा आपको, दोबारा बताऊं एक बार, यहां से मैं अविलंब खींचूंगा तो ये अविलंब की ओर जहां अपवर्तन होगा झुकेगी, से ये झुकेगी, ठीक है। तो झुकेगी तो मैं इसको क्या के डॉट 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 करके आगे बढ़ा दूं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ एस पे ना है, कहां दिखाई दे रहा है, एस डैश दिखाई दे रहा है, समझ में। और होता क्या है इस स्थिति में, जो सूर्य है अपनी ओरिजिनल स्थिति से, अपनी वास्तविक स्थिति से आधा डिग्री खिसक जाता है, कितना खिसक जाता है, आधा डिग्री हट जाता है। और 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, ये तो साइड में फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में, ठीक है। तो 1 डिग्री को पार करने में जानते हैं तो जो जरूरत पड़ी होगी, 1 डिग्री को पार करने में लगते हैं 4 मिनट, तो आधा डिग्री को पार करने में कितने लगेंगे, 2 मिनट, तो 2 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा और फिर 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो टोटल पार्श्व विस्थापन कितना आया, टोटल विस्थापन कितना आया सूर्य की ओरिजिनल स्थिति में, 4 मिनट, कितना, 4 मिनट, 2 तो पहले और 2 बाद, समझ में नहीं बात। एक तो ये घटना है, ठीक है। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन बन रहा हो पीछे पूछ लेना एक बार, इसको बंद हो जाने दो एक बार, ठीक है, आराम से पूछ लेना। तो ये आपकी दूसरी घटना है। अच्छा ये घटना और है, पार्श्व विस्थापन है, पार्श्व विस्थापन को हम पीछे बताएंगे, किसी और दिन बताएंगे। एक क्वेश्चन करके देखिएगा अपवर्तन की, हाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन करा दो, ठीक है, उस तरंग दैर्घ्य वाला ये क्वेश्चन करा दो, वो प्रैक्टिकल आपका पार्श्व विस्थापन प्रैक्टिकल देखिए। हाँ ये प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है, प्रकाश के, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। जो जल में 45 एंगस्ट्रॉम है, तो जल में प्रकाश की 4 ज्ञात करो, तो जल में प्रकाश की 4 ज्ञात करो, कितनी आएगी, आगे देखो, ये फॉर्मूला है, बताइए कि याद रखना। देखो ये फॉर्मूला बताया ना अभी, n2 बटे में n1 बराबर, या n1 अपॉन n2, कोई दिक्कत नहीं है, ये n उल्टा कर देंगे ना, तो v1 अपॉन में v2 बराबर में लैम्डा 1 अपॉन में। अब कोई सा दे रखा, देखो अपवर्तनांक दे रखे, ये 2 चीज दे रखी, ठीक है। अच्छा वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तो वायु में तरंग दैर्घ्य, तो मैं लैम्डा ए लिख लूं, एयर में तरंग दैर्घ्य कितनी रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, वाटर में लिख लूं लैम्डा डब्ल्यू 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा वायु में जब जा रहा है प्रकाश, तो वायु को आप जानते हो वेग कितना होता है, c, ठीक है। तो v1 बराबर में क्या है, c, इसको रख दीजिए, ठीक है। तो v1 c बटे में v2, ठीक है, कितनी दे रखी है, 6000 बटे में 4500, ठीक है। तो ये इसका मान 3 10 की 8 हटेंगे, तो यहाँ लेंगे इसका v2 बराबर में
3 गुणा 10 की घात 8 गुणा में 4300 बटे में कितना आ जाएगा बताओ 6000 आ जाएगा। ये खत्म 3 जीरो से 3 जीरो ड्रॉप और ये कितनी बार 2 बार तो कितना बचेगा 10 की घात 5 गुणा में 4500 2 बार 7 कर दो या 22.5 तो कितना आएगा V2 बराबर 22.5 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, अपवर्तनांक वाले भी हैं, अपवर्तनांक भी दे रखा है उसके मिल जाएंगे। और तो मैं कल क्वेश्चन ले लाऊंगा जो कंपटीशन में आए हो पहले आए हो कई क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में तो उनको लाऊंगा। सही बात ठीक है। आज के लिए इतना ही।